Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to discuss what is specificity, unit and responsiveness. So this is the 8th video of the CSS series. So without wasting any time, let's start. Specificity. So if there are two or more conflicting CSS rules that points to the same element, the browser follows some rules to determine which one is the most specific and therefore that प्रॉपर्टी वैल्यू विल विन आउट। तो आप इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैंने अपने HTML कोड पर p टैग लिखा है और वो p टैग पर मुझे बैकग्राउंड कलर देना, सो आपने इंटरनल एक्सटर्नल या इनलाइन CSS के मदद से आपको इस p टैग को स्टाइल करना है और आपको इस पर बैकग्राउंड कलर डालने हैं। सो आपने CSS के प्रॉपर्टी से कर्ली ब्रैकेट डाल दिया और आपने बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया और उसके नीचे आपने बैकग्राउंड कलर येलो डाल दिया। सो ब्राउजर हमारा कौन से कोड को एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्टेंस ऑफ द कोड, विच कोड इज इम्पोर्टेंट, विच कोड शुड एग्जीक्यूट, विच कोड शुड शो द आउटपुट टू आवर वेब पेज, वो डिसाइड होता है स्पेसिफिसिटी से। सो थिंक ऑफ स्पेसिफिसिटी एज अ लेवल स्लैश रैंक that determines which styled declaration are ultimately applied to an element. So आप specificity को ऐसे समझ सकते हो कि वो एक टाइप का लेवल या रैंक है जो कि डिटरमाइन करेगा कि हमारा कौन सा स्टाइल या डिक्लेरेशन अल्टीमेटली अप्लाई होगा हमारे एलिमेंट पर और हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। For example, the universal selector has low specificity while ID selectors are highly specific. So एग्जाम्पल है और हम इसे कोड कर देखेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस भी किया कि बैकग्राउंड कलर आप 2 लिखोगे तो कौन सा कोड डिस्प्ले करेगा ब्राउजर, वो भी हम देखेंगे। और ये एक एग्जांपल है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का सबसे लो होता है और आईडी सिलेक्टर जो होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक, और आईडी से भी एक ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होता है जिसका कि हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज स्पेसिफिसिटी हायरार्की। सो यहाँ पर कैटेगरी एग्जांपल है और उसकी स्पेसिफिसिटी है। एक्सक्लेमेटरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है? ये अगर आप अपने CSS के कोड खत्म होने के पहले अगर एक्सक्लेमेटरी इंपॉर्टेंट लिख दिए अमंग ऑल द अदर स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू डाल दिया कलर ब्लू और उसके आगे अगर मैं एक्सक्लेमेटरी इंपॉर्टेंट और सेमीकोलन देके अपना कोड खत्म कर दूं, स्पेसिफिसिटी सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। सेकेंड है इनलाइन स्टाइल्स। सो अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग करोगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं H1 टैग डाल दूँ और H1 के बाद मैं स्टाइल कलर ब्लू लिख दूँ, तो उसका स्पेसिफिसिटी विल बी 1000। एंड देन इज ID, जैसे हैशटैग ID का नाम। देन देयर इज क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स। सो डॉट क्लास का नेम, जो भी हमारे डॉट क्लास नेम जो हमने पढ़ा था डॉट लगाते हैं, तो उसका स्पेसिफिसिटी है 10। और सबसे लो होता है एलिमेंट्स एंड सूडो क्लास एलिमेंट, जैसे H1, H6 एंड एक्सेट्रा, उसका स्पेसिफिसिटी होता है 1। सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी हायरार्की, यू मस्ट नो दिस। सो हम अब पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट रूल क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी इम्पोर्टेंट रूल इन CSS is used to add more importance to a property or value than normal. सो अगर आप ये इम्पोर्टेंट रूल का यूज कर लिए एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पोर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी इम्पोर्टेंट अगर आप कोई प्रॉपर्टी या वैल्यू पे लिख दिए, सो उसका इम्पोर्टेंस बाकी सब प्रॉपर्टी या वैल्यू से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कोई भी रैंडम सा आईडी लिखा है, सो यहाँ पर मैंने हैश लिख दिया और जो भी आईडी का नाम होगा वो लिख दिया और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया वॉयलेट। सो यहाँ पर मैंने हैशटैग दे दिया आईडी का नाम और बैकग्राउंड कलर दे दिया वॉयलेट। यहाँ पर p टैग है, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लू और उसके बाद मैंने लिख दिया एक्सक्लेमेटरी इंपॉर्टेंट और सेमीकोलन से मैंने अपना कोड क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैंने क्लास का नेम लिखा है। जैसा कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल का यूज किया, दिस विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी, उसके बाद आईडी होगा, उसके बाद क्लास होगा। और स्पेसिफिसिटी का और एक रूल है जो कि हम कोड करते समय देखेंगे, बट दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट रूल। So now let's see the important example and the other example जो कि मैंने डिस्कस किया था p टैग वाला एग्जांपल लेके, वो अब हम कोड करके देखते हैं। So let's code it guys. So guys अब हम स्पेसिफिसिटी के एग्जांपल देखेंगे। So यहाँ पर मैंने specificity.html के नाम से एक फाइल सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने एक p टैग लिख दिया जिसके ऊपर हम स्पेसिफिसिटी का एग्जांपल देखेंगे।
इस बार मैं यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिख देता हूँ और मैं p टैग को यहाँ पर स्टाइल करूँगा। इसे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे का। नाउ लेट्स सेव इट। तो आपको पता है कि हमारा आउटपुट कैसा दिखेगा, पर हम देखते हैं फिर भी कि ये कैसा दिख रहा है। तो हियर यू कैन सी गाइस कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रे। अब हम देखते हैं कि अगर हम 2-3 और बैकग्राउंड कलर डाल दें तो हमारा ब्राउज़र है वो कौन सा कलर डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं खाकी दे देता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर इसे कलर दे रहा हूँ लाइट ग्रीन। सो गाइज आपको क्या लगता है कि हमारा ब्राउज़र कौन सा कलर डिस्प्ले करेगा? सो लेट्स सी। सो हियर यू कैन सी ब्राउज़र ने डिस्प्ले किया जो हमने लास्ट में लिखा था लाइट ग्रीन। अगर आप एक ही प्रॉपर्टी एक के नीचे एक लिखते जा रहे हो तो जो सबसे आपने लास्ट लिखा है ब्राउज़र उसे एक्सेप्ट करेगा और वही प्रॉपर्टी वैल्यू आपका आउटपुट में दिखेगा। सो दिस वाज द स्पेसिफिसिटी रैंक इफ यू डोंट यूज एनी स्पेशल एट्रीब्यूट लाइक आईडी क्लास और इम्पोर्टेंट रूल। बट अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूल का यूज़ करूँ, सो यहाँ पर मैं जैसे एक्सक्लेमेटरी डाला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्टेंट। सो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, नाउ लेट्स सेव इट। तो हियर यू कैन सी मैंने खाकी कलर पर डाला था एक्सक्लेमेटरी इम्पोर्टेंट। सो इम्पोर्टेंट रूल वहाँ पर लग गया और स्पेसिफिसिटी सबसे हाईएस्ट हो गया बैकग्राउंड कलर खाकी का, और वही ब्राउज़र ने डिस्प्ले किया। सो दिस इज हाउ यू यूज इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस। यूनिट्स. So absolute units are fixed and a length expressed in any of this will appear as same as exactly that size. Absolute length units are not recommended for use on screen because screen size varies so much. However, they can be used if the output medium is known, such as for the print layout. So absolute unit क्या होगा? जैसे हमारा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल्स, सो ये सब एक एब्सोल्यूट यूनिट है जो कि डिफाइंड है, उसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते। और एब्सोल्यूट यूनिट्स को हम रिकमेंड नहीं करेंगे ज़्यादातर फॉर यूज ऑन द स्क्रीन बिकॉज स्क्रीन साइज वेरी सो मच। However, they can be used if the output medium is known, such as for the print layout. Absolute unit ज़्यादातर रिकमेंड नहीं हम करते हैं यूज़ करना, क्योंकि वो आपके स्क्रीन पर आपको बड़ा दिखेगा, बट आप अगर वो वही सेम चीज़ अगर आप अपने मोबाइल पर देखोगे वो शायद छोटा दिखेगा ड्यू टू द वेरिएशन इन द स्क्रीन साइज. So this is absolute length unit. So these are the units: सेंटीमीटर, cm, mm, मिलीमीटर, पिक्सल. यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट भी मार्क किया है इसे बिकॉज यही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. पिक्सल्स विच इज़ 1 px इज इक्वल टू 1/96 of 1 inch. सो 1/96 पार्ट होता है 1 इंच का और 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर. And there is pt, points, pc, picas, but pixel will be the one which we will use the most. Now we will learn about relative lengths. So relative lengths units specify a length relative to another property. Relative length units scales better between the different rendering medium. So most used example इसमें होता है em. em क्या होगा? em is nothing but relative to the font size of the element. So अगर मैं p टैग का यूज करके उसमें कोई पैराग्राफ लिखा हूँ और उसमें मैंने 2em डाल दिया, so 2em will be कि जो 2em will be 2 times relative to what its initial size was. तो अगर मैंने यहाँ पर 3em लिख दिया, it means 3 times the size of the current font. So relative length में भी हम em का ज़्यादातर यूज कर सकते हैं. Guys, now let's see absolute length और relative length में डिफरेंस कैसा, और हम अपने p टैग में जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसे हम साइज कैसे बढ़ा सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने p लिख दिया और अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ अपने p टैग को, सो नाउ लेट्स गिव रेड solid and here we are looking at absolute length. So absolute length में हमने देखा था पिक्सल होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, जो लेंथ डिफाइंड होगा. So अगर मैं यहाँ पर 2 पिक्सल दूँ, now let's save it. So here you can see the output guys. 2 पिक्सल का सॉलिड और रेड कलर का हमारा बॉर्डर आ गया. और अगर मैं वही पिक्सल को यहाँ पर 20 पिक्सल कर दूँ, now let's save it. So here you can see
20 पिक्सल का यहाँ पर वो हो गया। सो एब्सोल्यूट लेंथ यही होता है, एब्सोल्यूट लेंथ इज डिफाइंड and 1 pixel is 1/96th of 1 inch. So you can use inch, pixel, anything you want, but pixel ही हर वेबसाइट में यूज होता है, सारे वेब डेवलपर्स पिक्सल से यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी रिलेटिव लेंथ। सो यहाँ पर p टैग में मैं फॉन्ट साइज लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया था em, हम वही लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं 3em लिख देता हूँ। नाउ लेट्स सेव इट। अब हम अपने आउटपुट में देखते हैं। सो ये 3 टाइम्स हो गया, जो कि हमारा पहले का करंट फॉन्ट का साइज। नाउ लेट्स चेंज इट टू 2em। सो ये कैन सी जो हमारा ओरिजिनल फॉन्ट साइज होता है उसके रिलेटिवली ये 2 टाइम्स उसके लार्जर हो गया। दिस वे यू कैन यूज एब्सोल्यूट लेंथ एंड रिलेटिव लेंथ। रिलेटिव लेंथ आप फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो। यूज करते हैं। व्हाट इज रेस्पॉन्सिवनेस? रेस्पॉन्सिवनेस नाम से ही आइडिया लगता होगा कि रेस्पॉन्स, हमारा वेब पेज कोई रेस्पॉन्स दे। सो रेस्पॉन्सिवनेस मेक आवर वेब पेज लुक गुड ऑन ऑल द डिवाइसेस। जैसे अगर कोई हम वेबसाइट जैसे अमेजोन, वो अगर हम अपने लैपटॉप पर खोले या मोबाइल पर खोले, इट लुक्स गुड। सो वो कैसे होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द responsiveness. So responsiveness uses only HTML and CSS. Responsiveness is not a program or JavaScript. So yes, this is very important. So responsiveness बस HTML और CSS यूज करता है, जावास्क्रिप्ट का कोई रोल नहीं होता है रेस्पॉन्सिवनेस में। सो हम आगे और अच्छे से समझते कि रेस्पॉन्सिवनेस एग्जैक्टली होता क्या है। सो व्हाट इज रेस्पॉन्सिवनेस? सो वेब पेज कैन बी viewed using many different devices. सो जैसा कि हमें पता है कि हम वेब पेज खोलने के लिए कोई एक ही डिवाइस नहीं यूज़ करते। जैसे कि अगर मुझे अमेजोन से शॉपिंग करना है, तो ये नहीं कि मैं मोबाइल को छोड़ के अपना लैपटॉप खोल दूँ कि यार ये तो लैपटॉप पर ही खुलेगा वेबसाइट, ऐसा नहीं होता है। वेब पेज कैन बी व्यूड यूजिंग मेनी डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे डेस्कटॉप, टैबलेट एंड फोन। So our web page should look nice and it should be easy to use regardless of the device. और हमारा वेब पेज जो है वो कोई important information मिस नहीं कर देना चाहिए because of the smaller size, but it should rather adapt its content to fit any device. So हमारा वेब पेज है वो adapt कर लेना चाहिए as per the aspect ratio of the screen size. सो दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। और हम अब आगे देखते हैं कि कैसे हम रेस्पॉन्सिव, कैसे हम अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सो वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, जो कि है व्यू पोर्ट। सो व्हाट इज व्यू पोर्ट? सो द व्यू पोर्ट इज द यूजर विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज। द व्यू पोर्ट वेरीज विद द डिवाइस एंड विल बी स्मॉलर ऑन अ मोबाइल फोन देन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ये हम काफ़ी टाइम से देखते आ ये हम स्टार्टिंग के वीडियो से देखते आ रहे हैं, जब हम HTML सीखना स्टार्ट किए थे। जब हमने पहले HTML वीडियो में HTML स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था, HTML5 हम टाइप करते ही यहाँ पर मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1। सो विड्थ डिवाइस विड्थ से होगा क्या? सो सेटिंग द व्यू पोर्ट। सो HTML5 इंट्रोड्यूस्ड a method to let web designer take control over the viewport through the meta tag. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम HTML5 लिखते हैं, सो यहाँ पर मेटा टैग आता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। So you should include the following meta viewport element in all your web pages. ये हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, जैसे ही हम HTML5 लिखते हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट इन केस इफ यू आर नॉट यूजिंग HTML5, it is very important to use the meta tag viewport, जिससे कि आपका वेब पेज डिस्प्लेएबल दिखे हर एक डिवाइस पे। सो विड्थ डिवाइस विड्थ पार्ट says the width of the page to follow the screen width of the device. ये width equal to device width होगा क्या कि जो भी विड्थ होगा स्क्रीन का वो डिवाइस के विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगा। सो ये विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ से होगा ये कि आपका जो भी स्क्रीन का साइज होगा उसके हिसाब से आपका पेज उस स्क्रीन पर अडेप्ट होगा और उस हिसाब से आपको आपका पेज डिस्प्ले होगा। सो ये इनिशियल स्केल 1 part says the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. सो ये इनिशियल स्केल यूज करने से पेज जब फर्स्ट टाइम हमारा लोड करेगा, सो जूम लेवल उसका कितना होगा? इनिशियल स्केल 1.0 से वो हमारा पेज लोड होता है ब्राउजर पे। सो ये फोटोज इतना क्लियर नहीं है, बट दिस इज हाउ योर पेज विल लुक when you will use the meta tag. सो आप देख सकते हो कि इसने स्क्रीन के कंटेंट के हिसाब से कंटेंट था वो अडेप्ट कर लिया, बट यहाँ पर
ये कंटेंट अडेप्ट नहीं हुआ है विद द स्क्रीन साइज। इट इज बिकॉज हमने यहाँ पर व्यू पोर्ट मेटा टैग का यूज नहीं किया था और यहाँ पर हमने व्यू पोर्ट मेटा टैग का यूज किया है। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पॉन्सिवनेस। इसे कोड करने की जरूरत नहीं है, ये बस मुझे आपको समझाना था कि रेस्पॉन्सिवनेस हम कैसे ला सकते हैं बाय यूजिंग द व्यू पोर्ट एंड द मेटा टैग। And in the next video we will learn media queries. This is very important guys. So yes, if you like the video, make sure to like, share and subscribe. Till then, take care, be safe, practice daily. मिलते हैं हम next video.